जिसमें से हमें एक में सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है एंड सेकेंड क्वेश्चन में आज हम देखेंगे जर्नल विथ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनीज की हम विथ हेल्प ऑफ 6 और 8 एंट्रीज हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है कंपनी की और उसे हमें टैली भी करना है। तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो आपको दिया हुआ है। गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स, यानी इस गजानन लिमिटेड ने पब्लिक में डिमांड किया, इशू किए कितने शेयर्स? 6,000। कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स। अब डिमांड किया कंपनी ने कि हमारे 6,000 शेयर्स परचेस करो। जो शेयर परचेस करेगा वो बनेगा कंपनी का शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या करेगा? अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, इसीलिए उस अमाउंट को कंपनी टर्म देती है शेयर कैपिटल। क्यों शेयर कैपिटल कहा जाता है? सबको हमने लास्ट पीरियड में आप सबको मालूम है, इसके ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और इस डिस्कशन भी हो चुका है। अब इस शेयर कैपिटल को कंपनी रेज करती है बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। तो कंपनी ने सोचा कितने शेयर्स पब्लिक में इशू करे? 6,000 ऑफ ₹10 ईच। 10 ईच यानी फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज 10 रुपीज। 10 रुपीज फेस वैल्यू है, यानी एक शेयर अगर हम परचेस करते हैं तो हमें 10 रुपीज कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये 10 रुपीज हमें एक साथ कंपनी हमसे नहीं लेती। कंपनी ये 10 रुपीज पर शेयर पार्ट पार्ट में लेती है। वो पार्टीशन होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कितने कॉल्स करना है वो कंपनी के ऊपर डिसाइड रहेगा, पर शेयर कंपनी कभी भी एक साथ नहीं लेगी, पार्ट पार्ट में लेगी। तो ये 10 रुपीज शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये 10 रुपीज शेयर होल्डर्स को पार्ट पार्ट में देना है। आपको आगे दिया है पेएबल एज, ये 10 रुपीज आपको कैसे पे करना है? एप्लीकेशन ₹3। जब हम अप्लाई करते हैं तो 10 रुपीज में से हमें 3 रुपीज कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। देन अलॉटमेंट ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद हमने 2 कॉल्स पे रिमेनिंग अमाउंट रिकवर की है। तो अगर मैं इसकी टोटल लेती हूँ 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10, यानी 10 का शेयर पब्लिक में इशू किया जा रहा है 10 रुपीज में, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे शेयर इशूड एट पार। पार यानी 10 का शेयर 10 रुपये में ही बेचा जा रहा है। 10 के शेयर के अगेंस्ट शेयर होल्डर से 10 रुपीज ही लिए जा रहे हैं, बट ये 10 रुपीज पार्ट पार्ट में लेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। हमें क्या करना है? कंपनी का ये सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग हम देख रहे हैं आगे। द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब। द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब का क्या मीनिंग है? फुल सब्सक्रिप्शन हम किसको कहते हैं? जितना डिमांड उतने एप्लीकेशंस आए। कंपनी ने डिमांड कितने शेयर्स के लिए किया? तो कंपनी ने कितने इशू किए शेयर्स? 6,000 इक्विटी शेयर्स। फुल्ली सब्सक्राइब यानी शेयर होल्डर से एप्लीकेशंस भी कितने आए होंगे? 6,000 शेयर्स। तो उसे हम कहते हैं full subscription. The shares were fully subscribed and all the amount due was received. All the amount due was received का मतलब क्या है? सारे शेयर होल्डर ने सारे स्टेजेस का पैसा दे दिया। ऐसा कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने कोई स्टेज का पेमेंट नहीं किया। ठीक, ऐसा आएगा कि कोई शेयर होल्डर अगर फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करता है ड्यू टू सम रीजन, तो हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। बट इस क्वेश्चन में सारे शेयर होल्डर से शेयर्स का अमाउंट रिसीव हो चुका है। देन 5 जर्नल एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी है। जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग कैसे होगा? हमें कंपनी में अकाउंटिंग करना है किस स्टेज का, जो शेयर होल्डर से पैसा लिया जाता है उसका अकाउंटिंग आपको शो करने के लिए कहा गया। तो शेयर होल्डर से पैसा हमें कौन कौन स्टेज से लेना है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, यानी हर स्टेजेस पे आपको जर्नल रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि हर एक स्टेज पे आपको 2-2 एंट्रीज रिकॉर्ड करते जानी है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल 2 एंट्री, फाइनल कॉल 2 एंट्री, मेरे साथ ही चलेंगे। ठीक, तो लिखते हैं सभी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स
ऑफ गजानन लिमिटेड। जर्नल का फॉर्मेट सभी ड्रॉ करेंगे, मेरे साथ ही चलना। आज के क्वेश्चन में भी दोनों क्वेश्चंस आपको मेरे साथ ही चलना है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, L/F, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सभी रूलिंग कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया है सबका। सबसे पहली स्टेज, कंपनी कौन से स्टेज पे शेयर होल्डर से पैसा रिसीव करेगी? तो फर्स्ट स्टेज होती है हमेशा एप्लीकेशन। बट एप्लीकेशन मनी क्या हम रिसीवेबल शो करें या रिसीव शो करें? कल का आंसर सबने करेक्ट दिया था। एप्लीकेशन मनी हम कभी भी पहले रिसीवेबल शो नहीं करेंगे, क्योंकि कितने एप्लीकेशंस रिसीव होंगे ये कंपनी को नहीं मालूम। तो कंपनी हमेशा रिकॉर्ड करती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री। अच्छा, पैसा मिलेगा कंपनी को, किसके थ्रू मिलेगा? कैश में नहीं, हमेशा थ्रू चेक, थ्रू बैंकिंग ही आपको अमाउंट रिसीव होगा। तो इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट कंपनी क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन मनी रिसीव की हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, पर ये पैसा किस स्टेज का है ये जर्नल में शो होना चाहिए, क्योंकि हम अमाउंट पूरा का पूरा एक साथ नहीं ले रहे हैं, पार्ट पार्ट में ले रहे हैं। तो ये कौन से स्टेज का है ये जर्नल में शो करने के लिए मुझे उसका नाम देना पड़ेगा। ये कौन से स्टेज का है पैसा? एप्लीकेशन। बट मैं सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिख सकती, कौन से शेयर्स इशू किए हैं? इक्विटी, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब मुझे चाहिए अमाउंट। अमाउंट आपको हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पर शेयर एप्लीकेशन मनी आपको दिया हुआ है 3 रुपीज, यानी हमें 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए? 6000 शेयर्स। एप्लीकेशंस भी कितने रिसीव हुए? 6000। जितने एप्लीकेशंस रिसीव होंगे उस सब पे एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। 6000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए, तो एप्लीकेशंस हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। मुझे कहां से समझा कि 6000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए? वहां दिया है देयर वर फुल्ली द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब यानी जितना डिमांड किया उतने एप्लीकेशंस आ गए। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा ऑन 6000 शेयर्स। पर शेयर हमें शेयर होल्डर देगा 3 रुपीज, यानी हमें कितना अमाउंट टोटल रिसीव होगा? 18,000 being application money received, being application money received। but this application money शेयर होल्डर का है, तो उसे आपको शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। शेयर होल्डर का अकाउंट यानी ही होता है शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टेड अमाउंट को हमेशा कहते हैं कैपिटल। तो ये मिला हुआ एप्लीकेशन मनी मुझे कैपिटल में ट्रांसफर करना है और वो ट्रांसफर की एंट्री। तो ट्रांसफर की एंट्री के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कभी भी रूल नहीं लगता। कौन सा मनी ट्रांसफर हो रहा है? एप्लीकेशन। तो प्रीवियस एंट्री में एप्लीकेशन को क्रेडिट हुआ, तो ट्रांसफर की एंट्री में हम कर देंगे डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000। मिला हुआ एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन अकाउंट का बैलेंस निकाल के मुझे कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो जो प्रीवियस एंट्री में क्रेडिट हुआ उसको मैंने डेबिट किया। ये अमाउंट ट्रांसफर टू विच अकाउंट? शेयर होल्डर्स अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल को हम हमेशा क्रेडिट ही करते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हैं, क्योंकि दिस अमाउंट इज शेयर होल्डर्स फंड। ये फंड शेयर होल्डर का आपको शेयर होल्डर को वापस भी करना पड़ेगा। तो दैट मींस अमाउंट इज पेएबल टू शेयर होल्डर एंड क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल, इसलिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है। तो कैपिटल को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। तो सिर्फ कैपिटल नहीं लिखना, पूरा लिखना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,000 पेड एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू, पूरा लिखा जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। Being application money transferred to equity share capital और transfer to capital account। तो एप्लीकेशन इस स्टेज की दोनों एंट्रीज मैंने रिकॉर्ड कर दी। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, मिला हुआ एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर का है तो उसको शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किया। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट इस स्टेज पे हम शेयर होल्डर से कितना अमाउंट रिकवर कर रहे हैं पर शेयर 2 रुपीज। तो अब मुझे अलॉटमेंट इस स्टेज की 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, बट अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स मुझे मालूम है कि कितने शेयर्स को शेयर होल्डर को मुझे शेयर्स अलॉट करने हैं। तो हम रिसीव नहीं, पहले हम क्या शो करेंगे, वो शेयर होल्डर जिनसे मुझे शेयर्स मैंने अलॉट किए उनको मुझे दिखाना पड़ेगा कि अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल एंड देन रिसीव्ड। दोनों में डिफरेंस है। एप्लीकेशन हम रिसीव शो किए, आंसर आपने ही दिया था कि क्यों रिसीव शो किए। अलॉटमेंट ऑनवर्ड जितना भी अमाउंट हम शेयर होल्डर से रिकवर करेंगे कंपनी शो करेगी पहले अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल एंड देन रिसीव। तो सबसे पहले अलॉटमेंट की जो 2 एंट्रीज है उसमें से फर्स्ट एंट्री आपको बताना है कि अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल। तो अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल की एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल, डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल, ऐसा भी याद रख सकते हैं। पर मिलने वाला अलॉटमेंट मनी आपके लिए क्या है, शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, तो इसको आप कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में। तो कैपिटल हमेशा क्या होगा, देखो क्रेडिट ही होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस एंट्री में मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी अमाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन पर शेयर अलग था, अलॉटमेंट पर शेयर अलग है। तो अलॉटमेंट पर शेयर कितना है, 2 रुपीज। यानी मुझे अलॉटमेंट मनी कैलकुलेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने शेयर्स को हम अलॉट कर रहे हैं, फुल सब्सक्रिप्शन है तो जितने एप्लीकेशंस आए उन सबको हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए, जितने इश्यू किए दैट इज 6000, फुल सब्सक्रिप्शन था, यानी मुझे अलॉटमेंट भी करना है 6000 शेयर्स पे। जितना परमिशन है उतने अगर एप्लीकेशंस आते हैं तो सबको सेटिस्फाई करो, तो सबको शेयर्स अलॉट किए गए। तो 6000 शेयर्स पे हम शेयर होल्डर से रिकवर करेंगे 2 रुपीज पर शेयर। 6000 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो आएगा 12000 रुपीज अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू और रिसीवेबल भी लिख सकते हो। डन ना। अब अलॉटमेंट मनी मैंने तो शो किया कि मुझे सारे शेयर होल्डर से रिसीवेबल है। रिसीवेबल लिखने के बाद मुझे इमीडिएट क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई डिफॉल्टर तो है नहीं, सारे शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, पूरे पैसे शेयर होल्डर से मिल गए, यानी अलॉटमेंट मनी भी सारे शेयर होल्डर ने पे कर दिया। तो कंपनी रिसीव करेगी, तो कंपनी किस फॉर्म में रिसीव करेंगे, थ्रू चेक, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक के थ्रू एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। मिलने वाला ये पैसा, बैंक में जो डिपॉजिट हो रहा है पैसा, वो किस स्टेज का है, अलॉटमेंट इस स्टेज का है। तो जर्नल में शो करो कि जो बैंक में पैसा गया वो अलॉटमेंट का है, पूरा लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट रिसीवेबल था, 12000, कितना रिसीव हो चुका होगा, 12000। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नाउ नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी फर्स्ट कॉल। दिया गया है कि फर्स्ट कॉल किया है, यस फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो चुकी है, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेज है फर्स्ट कॉल। ऐसा क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट कॉल पर शेयर हम कितना रिकवर कर रहे हैं,
3 रुपीज, तो मुझे 3 रुपीज पर शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करनी है। एक नहीं, हम एंट्रीज पास करेंगे तो फर्स्ट कॉल मनी हम क्या दिखाएंगे, डायरेक्टली रिसीव की पहले रिसीवेबल, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कितने शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल मनी रिकवर करना है, तो कंपनी रिसीव नहीं पहले शो करेगी रिसीवेबल। तो फिफ्थ एंट्री हमारी आएगी फर्स्ट कॉल मनी रिसीवेबल, पूरा लिखा जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीवेबल, डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल, मिलने वाला फर्स्ट कॉल मनी शेयर होल्डर ने दिया है तो उसको शेयर होल्डर अकाउंट यानी कैपिटल में ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री आपको क्या बता रही है कि कॉल का पैसा रिसीवेबल है और मिलने वाला पैसा ये आपके लिए क्या है, शेयर होल्डर का पैसा है यानी कैपिटल है। तो फर्स्ट एंट्री आपको शो करती है फर्स्ट कॉल मनी रिसीवेबल। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर मिलेगा, 6000, क्योंकि जितने शेयर्स हमने डिमांड किया वो पूरे एप्लीकेशंस मुझे आए थे तो मैंने उनको अलॉट भी किए और सारे कॉल का पैसा मुझे 6000 शेयर्स पे रिकवर करना है, फर्स्ट कॉल मनी लेना है। तो फर्स्ट कॉल पर शेयर कितना है, 3 रुपीज, तो मुझे फर्स्ट कॉल मनी मिलेगा ऑन 6000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, दैट मींस 18000 being first call money due, or you may write first call money receivable. Done. ना अब रिसीवेबल तो दिखा दिया, अब इमीडिएट हमको क्या दिखाना पड़ेगा, रिसीव। तो रिसीव क्या सारे शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल भी दिया क्या, या कोई डिफॉल्टर है, क्वेश्चन में दिया है ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी सबने अलॉटमेंट भी दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया, फाइनल कॉल भी दिया, सारे पैसे मिल गए, कोई डिफॉल्टर नहीं है, पैसा मिलेगा थ्रू चेक, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। ये बैंक में जो पैसा अब डिपॉजिट हो रहा है वो किस स्टेज का है, वो जर्नल में शो करो। ये फर्स्ट कॉल का पैसा है, इसलिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। जितना रिसीवेबल होगा उतना रिसीव्ड भी हुआ है, क्योंकि कोई डिफॉल्टर है ऐसा दिया हुआ नहीं है। फर्स्ट कॉल मनी क्या रिकॉर्ड करेंगे अभी, रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ना क्या आगे में कोई स्टेज है, यस, फाइनल कॉल यानी इसके आगे कोई भी कॉल नहीं होगा, ये हमारा लास्ट कॉल है और बचा हुआ 2 रुपीज हमने फाइनल कॉल इस स्टेज पे शेयर होल्डर से ले लिया। फाइनल कॉल मनी मिल रहा है, बट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनल कॉल मनी रिसीवेबल एंड देन रिसीव। फाइनल कॉल मनी रिसीवेबल तो सिर्फ फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मिलने वाला फाइनल कॉल मनी शेयर होल्डर का है तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, इसीलिए एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमें पर शेयर फाइनल कॉल 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल कॉल पर शेयर 2 रुपीज है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे फुल्ली सब्सक्राइब है, यानी जितना डिमांड किया उतने पूरे एप्लीकेशंस आए तो उनको हमने पूरे अलॉट किए, उनसे फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल 6000 पे रिसीव करना है, तो 6000 शेयर्स पे 2 रुपीज से मुझे फाइनल कॉल मनी रिसीवेबल है 12000, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, नॉट रिसीव्ड, रिसीवेबल और ड्यू। डन। ना रिसीवेबल छोड़ने के बाद कंपनी इमीडिएट एंट्री पास करती है फाइनल कॉल मनी रिसीव। किस फॉर्म में पैसा मिलेगा, चेक के फॉर्म में, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो एंट्री वैसे ही है हर क्वेश्चन में, उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, इस कैलकुलेशंस को करेक्टली सॉल्व करना है। ठीक, एप्लीकेशन है तो पर शेयर एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करो, अलॉटमेंट है अलॉटमेंट पर शेयर से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल पर शेयर से मल्टीप्लाई करो, फाइनल कॉल है फाइनल कॉल पर शेयर से मल्टीप्लाई करो। ठीक, फुल सब्सक्रिप्शन में तो सोचते नहीं है, जितना इशू किया
उतनी एप्लीकेशंस आए तो 6000 पे सारे कैलकुलेशंस हमको शो करने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। जितना रिसीवेबल उतना पूरा का पूरा रिसीव हो चुका है, ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी कोई डिफॉल्टर नहीं है। बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बहुत उसको याद रखने की एंट्रीज को जरूरत नहीं होती, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे अपने आप याद हो जाती है। ठीक, अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये पहले आप करेंगे। ठीक, मैं भी बोर्ड में कर रही हूँ, बट पहले हम पढ़ते हैं। इसका जो बैलेंस शीट वाला पार्ट है वो पार्ट मेरे साथ करना है। सेकंड क्वेश्चन, आपको क्या दिया है? ऑनेस्टी लिमिटेड इशू 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स बोला है ना, तो मुझे इक्विटी की जगह पे क्या लिखना है? प्रेफरेंस। हम क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है? प्रेफरेंस। ऑनेस्टी लिमिटेड इशूड 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स, यानी इस कंपनी ने पब्लिक को डिमांड किया, इशू किया 20,000 शेयर्स हमारे परचेस करो ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर 10 रुपीज का है। फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज 10 रुपीज, बट क्या कंपनी 10 रुपीज पूरा का पूरा एक साथ लेगी? नो, पार्ट पार्ट में लेगी। तो पार्टीशन देना चाहिए, आपको दिया हुआ है पेएबल एज। ये किस कैसे पेएबल है? 4 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेते हैं टोटल, क्या 10 है, उससे कम है, उससे ज्यादा है, देखना पड़ेगा। 4 एप्लीकेशन प्लस 2 ऑन अलॉटमेंट बन गए 6, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 बन गया 10। 10 का शेयर से 10 रुपीज ही रिकवर हो रहे हैं पार्ट पार्ट में। दैट मींस शेयर इशूड एट पार्ट। शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल्ली सब्सक्राइब? जितना डिमांड किया उतने एप्लीकेशंस आए। कितने शेयर्स के लिए डिमांड किया? 20,000। एप्लीकेशंस भी कितने आए? 20,000। एंड ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड। सारा पैसा हर एक स्टेज का कंपनी को मिल चुका है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो बैलेंस शीट ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज तो पहले आप ट्राई करेंगे। मैंने कहा ट्राई, आपकी 100% करेक्ट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहली स्टेज एप्लीकेशन, कितनी एंट्रीज पास करेंगे? 2। बट एप्लीकेशन मनी हम रिसीवेबल शो करेंगे कि रिसीव? हमेशा पहले रिसीव्ड। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। देन थर्ड एंट्री रहेगी हमारी सेकेंड स्टेज की, दैट इज अलॉटमेंट। बट अलॉटमेंट रिसीवेबल रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीवेबल रिसीव्ड। अच्छा, सारी एंट्रीज कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे कैलकुलेट होगी? जैसे हमने यहाँ 6,000 किया, यहाँ कितने शेयर्स पे होगा? 20,000। फुल सब्सक्रिप्शन है, सोचो मत, जितना इशू उतने पूरे मिल गए। तो एप्लीकेशन भी मिलेंगे 20,000 शेयर्स पे, अलॉटमेंट भी होगा 20,000 शेयर्स पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी होगा 20,000 शेयर्स पे। तो सारे कैलकुलेशंस 20,000 शेयर्स पे। बट जब मैं एप्लीकेशन की एंट्री पास करती हूँ तो मुझे पर शेयर एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है। अलॉटमेंट पे जब मैं एंट्री करती हूँ पर शेयर अलॉटमेंट का करना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिकॉर्ड करना है। आ जाओ सिटी 7 मिनट्स में, विथ रूलिंग, विथ नरेशन, विथ कैलकुलेशंस आपके कॉपी में होने चाहिए। जल्दी से आ जाओ, मैं भी कर रही हूँ बोर्ड पे। पहले आप देखो 3 स्टेजेस ही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी बन गई 6 एंट्रीज। आ जाओ 7 मिनट्स में।
आगे सब यहाँ तक। अब हमने क्या किया, एक बार कॉपी में चेक कर लो कि बोर्ड से आपकी एंट्रीज को आपको करेक्ट करते जाना है कि आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहली स्टेज होती है एप्लीकेशन, तो हम रिकॉर्ड करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्यों, सबको मालूम है, चेक में मिलेगा इसमें बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं 20,000 क्योंकि यहाँ फुल सब्सक्रिप्शन दिया था, तो इशू 20 है, फुल सब्सक्रिप्शन है, यानी एप्लीकेशंस भी हमें रिसीव हुए 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। पर शेयर एप्लीकेशन मनी हम ले रहे हैं शेयर होल्डर से 4 रुपीज, तो 20,000 इंटू 4 एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 80,000 फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर्स। ठीक, मिला हुआ एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर का है तो उसको शेयर होल्डर अकाउंट यानी कैपिटल में ट्रांसफर करने की सेकेंड एंट्री। एप्लीकेशन अकाउंट में से पैसा निकाल के कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो एप्लीकेशन अकाउंट मुझे टैली करने के लिए मैंने एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया, पहले क्रेडिट बाद में डेबिट यानी टैली, बैलेंस 0। मिला हुआ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ये शेयर होल्डर को फ्यूचर में पेएबल है, तो क्रेडिट टू whom money is payable, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो हमने एंट्री पास की, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री होगी। अब आएगी नेक्स्ट स्टेज अलॉटमेंट, कंपनी अलॉट करेगी, जितने जितने डिमांड के लिए शेयर होल्डर ने अप्लाई किया उनको हम शेयर्स अलॉट करते जाएंगे। तो अलॉटमेंट इस स्टेज पे कंपनी शेयर होल्डर से कुछ पार्ट अमाउंट रिकवर करने वाली है। कितना अमाउंट अलॉटमेंट इस स्टेज पे रिसीवेबल है 2 रुपीज। अब हमें मालूम है कि कितने शेयर होल्डर्स को हमें शेयर्स अलॉट करने हैं, इसीलिए सबसे पहले हम शो करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू देन रिसीव। तो ड्यू की एंट्री पास की, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस दिया है तो हमने इक्विटी को रिप्लेस कर दिया प्रेफरेंस। जितना रिसीवेबल है उतना ही रिसीव होगा क्योंकि ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सबने शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए, चेक के थ्रू देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा मिला है इसलिए प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। Then next stage, last stage is first and final call. The first and final call again पहले receivable on 20,000 preference shares per share 4 रुपीस के हिसाब से receivable होगा। तो receivable की एंट्री शो की, preference share first and final call to preference share capital, मिलने वाला पैसा रिसीव हो चुका है बैंक टू preference share first and final call। यहाँ सबकी एंट्रीज आई थिंक करेक्ट है। अब मैंने कहा था इस क्वेश्चन में आपको और भी कुछ पूछा है, एंड शो बैलेंस शीट ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड। ये जो भी कंपनी है उस कंपनी की आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो पहले हम बैलेंस शीट का रूलिंग कंप्लीट करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड। बैलेंस शीट हैज 2 साइड्स, इतना तो सबको मालूम ही है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हम लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बट प्रैक्टिकली कंपनी की बैलेंस शीट जैसे हम बना रहे हैं वैसे नहीं बनती। मैं लाइव क्लास में बताऊंगी कि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनती है। जैसे हम 11th में देखें कि शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, जहाँ जगह है वहाँ हम लिखते आ रहे थे। बट कंपनी में ऐसा नहीं चलता। कंपनी की बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको बनाने के लिए बोलते हैं, जो आपको शेड्यूल में दिया गया है, एक्ट में दिया गया है, उसके अनुसार वो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ता है कंपनी में। बट हमको हमारी लेवल है, हम तो अभी सिर्फ 12th में ही है, हम कंपनी अकाउंट्स पूरा पढ़ ही नहीं रहे, तो आपको वो फॉर्मेट एक्सपेक्टेड नहीं है। आप जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनाएंगे वैसी ही बैलेंस शीट आपसे एक्सपेक्टेड है। आपको वो फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाने के लिए वो कभी भी नहीं बोलेंगे। आपको जो मालूम है लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, असेट्स में क्या क्या आता है, उसके अनुसार कहीं भी आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली इसका फॉर्मेट अलग होता है। कैसे होता है हम लाइव में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ बैलेंस शीट आज पढ़ेंगे कि कैसे बैलेंस शीट बनेगी ऑनेस्टी लिमिटेड की।
अब ऑनेस्टी लिमिटेड में जो मुझे बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में मैंने दो साइड्स बनाई, लायबिलिटीज एंड असेट्स। लायबिलिटीज सबको मालूम है, पेएबल्स, असेट्स, रिसीवेबल। फाइनल अकाउंट में हम पढ़ चुके हैं कि बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पर मेरे पास ऑनेस्टी लिमिटेड के सारे डिटेल्स है ही नहीं। ऑनेस्टी कंपनी के मेरे पास सिर्फ ये 6 एंट्रीज है। ये 6 एंट्रीज को ही हेल्प लेते हुए ही मुझे ऑनेस्टी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी भी है और उसे टैली भी करना है। कैसे बनेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस 6 एंट्रीज। मैंने पहले ही कहा, मैंने अब भी कहा आपको कि मेरे पास ऑनेस्टी लिमिटेड के सारे डिटेल्स है नहीं। उनके क्रेडिटर्स कितने, उनके बिल्स पेबल्स कितने, उनके बिल्स रिसीवेबल्स कितने, उनके डेटर्स कितने, उनकी कैश कितनी, उनका बैंक बैलेंस कितना, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं। उनके पास कौन से एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है कि कंप्यूटर है, क्या है, मुझे कुछ भी डिटेल्स मालूम नहीं है। मेरे सामने ऑनेस्टी लिमिटेड की सिर्फ 6 एंट्रीज है। तो हम ट्राई करेंगे कि ये 6 एंट्रीज की मदद से बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। कैसे बनती है बैलेंस शीट? सबसे पहले तो मैंने इसको नाम दिया है बैलेंस शीट। इसका मीनिंग है, बैलेंस शीट यानी ये स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? बैलेंसेस का। जो अकाउंट आपका बैलेंस शो करता है, ध्यान सकता, जो अकाउंट बैलेंस शो करता है उसको आपको बैलेंस शीट में लेकर के जाना पड़ता है। जो अकाउंट टैली है उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट यानी बैलेंसेस का स्टेटमेंट। जो अकाउंट आपको एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं वो अकाउंट बैलेंस दिखाएंगे, और वो बैलेंसेस का आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, दैट इज बैलेंस शीट। वो अकाउंट्स आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने पड़ते हैं जो अकाउंट बैलेंस दिखाते हैं। अब ये 6 एंट्रीज में से कुछ अकाउंट्स टैली हो रहे हैं। जो अकाउंट टैली होता है उसको आपको बैलेंस शीट में लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन अकाउंट का टैली है नहीं, उन अकाउंट में बैलेंस 0 है। बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट्स ट्रांसफर करेंगे? जो अकाउंट आपका बैलेंस शो करता है लेजर, बराबर। तो वो बैलेंसेस को मुझे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। कैसे? एक एक करके। जो अकाउंट टैली है उसको कभी भी आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट इस 6 एंट्रीज में ऐसे भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो टैली हो रहे हैं। कौन से अकाउंट टैली हो रहे हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट विद 80,000, नेक्स्ट एंट्री में डेबिट विद 80,000। क्रेडिट 80, डेबिट 80, बोथ साइड टोटल सेम है, यानी ये अकाउंट में बैलेंस 0 है। अगर इस अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तो उसको आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक। दूसरा अकाउंट में देखती हूँ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट थर्ड एंट्री में डेबिट 40 एंड फोर्थ एंट्री में क्रेडिट 40, डेबिट 40, क्रेडिट 40, बोथ साइड टोटल सेम है, इक्वल है, यानी अकाउंट में बैलेंस 0 है। जो अकाउंट बैलेंस 0 है, जो अकाउंट टैली हो रहा है, उसको बैलेंस शीट में लिख करके नहीं जाएंगे। बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट जाते हैं? जो टैली नहीं है, बैलेंस शो करते हैं। ठीक। फिफ्थ एंट्री में देखेंगे मैं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 80 एंड सिक्स्थ एंट्री में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट 80, डेबिट 80, क्रेडिट 80, बोथ साइड टोटल सेम है, यानी कि अकाउंट में भी बैलेंस कितना है? 0 है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में जो भी हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं इसमें हमेशा कौन से अकाउंट बैलेंस नहीं दिखाएंगे? टैली होंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये हमेशा टैली मिलेंगे। तो जो अकाउंट टैली है उसको आपको बैलेंस शीट में लेकर के नहीं जाना। देखो तो समझा है क्या सबको? समझा? जो अकाउंट, अब ऑनेस्टी लिमिटेड के सारे डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास ऑनेस्टी लिमिटेड की 6 एंट्रीज है, तो ये 6 एंट्रीज की मदद से मुझे प्रिपेयर करनी है ऑनेस्टी लिमिटेड की बैलेंस शीट, क्योंकि कहा गया है तो बैलेंस शीट तो हमेशा टैली होनी चाहिए ना, यानी मुझे बैलेंस शीट बनाकर उसको टैली करना है विद द हेल्प ऑफ 6 एंट्रीज। तो बैलेंस शीट में कौन से एंट्रीज आप रिकॉर्ड करेंगे? तो मैंने सबसे पहले बताया कि जो अकाउंट टैली होता है वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाता। बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट जाएंगे? जो अकाउंट आपको बैलेंस दिखाएंगे। तो मैंने
एंट्रीज में देखें कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो टैली दिख रहे हैं। कौन से अकाउंट टैली है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो टैली है तो उसको बैलेंस शीट में लेकर के मत जाओ क्योंकि वो बैलेंस नहीं दिखा है। अब इनको छोड़ के बाकी जितने भी अकाउंट्स है वो मुझे देखने पड़ेंगे कि वो बैलेंस शो कर रहे हैं कि टैली कर रहे हैं। तो मेरे पास इनको छोड़ के कौन सा अकाउंट है? देखो बैंक है और कैपिटल है, बाकी और कोई अकाउंट तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगी, रफ में बैंक अकाउंट ओपन करके देखूंगी कि क्या ये टैली है या ये बैलेंस शो करता है। तो मेरे साथ सभी रफ में बनाएंगे बैंक, रफ में यानी सिर्फ टी फॉर्म में बनाएंगे बैंक। कहाँ? बैलेंस शीट के नीचे रफ में बनाओ पहले बैंक अकाउंट, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। जस्ट टी फॉर्म देंगे, टी फॉर्मेट बनाएंगे, इसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे और देखेंगे कि वो टैली है कि बैलेंस है। अगर मैं देखती हूँ फर्स्ट एंट्री, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 80,000, बैंक डेबिट हुआ है तो बैंक के डेबिट में सभी अमाउंट लिख दो 80,000। फर्स्ट एंट्री में मुझे बैंक मिला। सेकेंड एंट्री में कहीं भी बैंक नहीं है, छोड़ दो। थर्ड एंट्री में बैंक नहीं है, छोड़ दो। फोर्थ एंट्री में बैंक दिख रहा है, बैंक क्या हो रहा है? डेबिट 40,000, तो बैंक के डेबिट में 40,000। फिफ्थ एंट्री में बैंक नहीं है, सिक्स्थ एंट्री में बैंक डेबिट 80,000, तो बैंक के डेबिट में 80,000। सेवेंथ ऑनवर्ड्स मेरे पास कोई एंट्री है ही नहीं। 6 एंट्रीज थी जिसमें 3 बार बैंक अकाउंट दिख रहा है, फर्स्ट एंट्री में, देन फोर्थ एंट्री में एंड देन सिक्स्थ एंट्री में, सब में बैंक डेबिट हो रहा है। तो बैंक के डेबिट में मैंने अमाउंट लिखी। क्रेडिट, इस जर्नल में कहीं भी बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो बैंक अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है क्योंकि डेबिट ज्यादा है। कितना है डेबिट? 2 लाख, क्रेडिट 0, यानी बैंक अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ 2 लाख। अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस आ रहा है तो उसको आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट में वही अकाउंट्स ट्रांसफर होते हैं जो अकाउंट बैलेंस शो करते हैं। अब बैलेंस जो 2 लाख है वो मैं या तो लायबिलिटी में लिखूंगी नहीं तो असेट में लिखूंगी। हाँ, एक जो मैं बता रही हूँ हमेशा याद रखना, लायबिलिटीज में जितने भी आप बैलेंसेस लिखते हैं ना, दे ऑल आर क्रेडिट बैलेंसेस। वो कौन से बैलेंसेस होते हैं? क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस लायबिलिटीज में लिखे जाते हैं एंड डेबिट बैलेंसेस असेट में लिखे जाते हैं। लायबिलिटीज में फाइनल अकाउंट में हमने देखा क्रॉस कनेक्शन होता है, क्रेडिट बैलेंसेस लायबिलिटीज में लिखे जाते हैं, डेबिट बैलेंसेस असेट में लिखे जाते हैं। ठीक, फिर ये बैंक अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो क्रेडिट में लिखा है यानी वो क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। ये 2 लाख का हम डिनोट करते हैं डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट की टोटल ज्यादा है। दैट मींस बैंक अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस and all the debit balances are posted on the asset side. डेबिट बैलेंसेस हमें कहाँ पोस्ट करने पड़ते हैं? असेट में। याद करो फाइनल अकाउंट, बैंक बैलेंस हम कहाँ लिखते थे? असेट में। क्यों? क्योंकि इट शोज डेबिट बैलेंस। तो बैंक हम लिखेंगे असेट में 2 लाख जो बैलेंस है। ठीक, अब बैंक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट फाइनल कॉल हटा दिया तो मुझे एक अकाउंट दिखा, बैंक मैंने ओपन करके देखा, बैंक अकाउंट टैली नहीं था, बैलेंस था। बैलेंस है तो उसको मैंने बैलेंस शीट में पोस्ट किया। कौन से साइड? असेट में। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस। हर एक के पीछे रीजन है, लॉजिक है। ठीक, तो डेबिट बैलेंस है इसलिए गया असेट में। अब मेरे पास कौन सा अकाउंट है? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक ही अकाउंट दिख रहा है तो ये अकाउंट ओपन करके मुझे देखना पड़ेगा क्या वो टैली है। टैली होगा तो बैलेंस शीट में लेकर के जाने की जरूरत नहीं, बट बैलेंस होगा तो उसको मुझे बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं रफ में बनाती हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सभी रफ में, रफ बना रहे हैं सिर्फ टी फॉर्म में बना के देखते, सिर्फ वैल्यूज पुटअप करते हैं। फर्स्ट एंट्री में कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ है, छोड़ दो। सेकंड एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हुआ, कितना? 80, तो मैं कैपिटल के क्रेडिट में अमाउंट लिखती हूँ 80,000। मुझे बैलेंस चाहिए तो मुझे सिर्फ अमाउंट लिखना है, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ से बैलेंस कैलकुलेट करना है। थर्ड एंट्री में कैपिटल यस क्रेडिट हो रहा है 40, तो मैंने लिखा अमाउंट, सिर्फ मैं अमाउंट लिख रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ बैलेंस निकालना है। फोर्थ एंट्री में कैपिटल
क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ। फिफ्थ एंट्री में कैपिटल कितने से क्रेडिट 80। सिक्स्थ एंट्री में कैपिटल डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा अकाउंट दिख रहा है। सारी एंट्रीज क्रेडिट में है, नहीं अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है। बैलेंस शो कर रहा है तो कैलकुलेट करते हैं बैलेंस। क्रेडिट 2 lakhs, डेबिट 0, दैट मींस बैलेंस 2 lakhs। डेबिट में लिखने से ये अकाउंट टैली होने वाला है, तो ये बैलेंस मैंने डेबिट में लिखा। फिर ये बैलेंस को डेबिट बैलेंस करेंगे कि क्रेडिट बैलेंस करेंगे? वो डेबिट में लिखा है यानी वो डेबिट बैलेंस नहीं है। वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट की क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल कम है। डेबिट में कुछ भी नहीं था यानी डेबिट की टोटल कम है। क्रेडिट बैलेंसेस बैलेंस शो कर रहा है यानी इसको तो बैलेंस शीट में लेकर के जाओ। क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी में। अपोजिट होता है, डेबिट असेट में लिखे जाते हैं, क्रेडिट लायबिलिटी में लिखे जाते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस होने के कारण मैं इसे कहाँ पोस्ट करूंगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कैसे लिखूंगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs। इसके ब्रैकेट में भी बहुत कुछ लिखना है पर आज हम इतना ही समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 2 lakhs कहाँ से आया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस है, इसलिए वो कहाँ शो हो रहा है? बैलेंस शीट में। लायबिलिटी में क्यों शो हो रहा है? क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक, तो अब मैं इसको टैली करती हूँ तो लायबिलिटीज 2 lakhs है एंड असेट्स भी 2 lakhs है, यानी विद द हेल्प ऑफ 6 एंट्रीज हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की और वो टैली की। और कोई डिटेल्स मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे बाकी और कोई डिटेल्स लिखने की जरूरत ही नहीं। तो आज हमने क्या देखा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जितनी भी एंट्रीज आपके पास है उसको बेस लेते हुए आप बैलेंस शीट को रिकॉर्ड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। कैसे बनती है बैलेंस शीट? जो अकाउंट टैली है वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। बैलेंस शीट में कौन सी एंट्रीज जाएगी? जो बैलेंस शो करती है। उसके लिए मुझे रफ में अकाउंट ओपन करके देखने पड़ेंगे। जो टैली है हमेशा उसकी तरफ देखो ही मत। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये हमेशा जर्नल में आपको टैली मिलेंगे, तो इसको कभी भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना। इसके अलावा जो अकाउंट्स है, बैंक, कैपिटल, ये अकाउंट आपको ओपन करके देखने पड़ेंगे। मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया, जहाँ जहाँ बैंक था वो अकाउंट में पोस्ट किया। डेबिट था तो सारी अमाउंट डेबिट में पोस्ट कर दी। क्रेडिट में बैलेंस आया, ये डेबिट बैलेंस है इसलिए एसेट में पोस्ट किया। फिर मैंने कैपिटल अकाउंट ओपन करके देखा, कैपिटल जहाँ जहाँ था वो कैपिटल में पोस्ट किया। हर में कैपिटल क्रेडिट था यानी डेबिट में बैलेंस आया, वो मैंने बैलेंस शीट में पोस्ट किया। क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लायबिलिटी में और बैलेंस शीट मिली टैली। तो इस प्रकार से आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पूछा जाता है। ठीक, और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम अगेन फुल सब्सक्रिप्शन देखें, जितना इशू किया उतने सब्सक्राइब हुए तो सारे कैलकुलेशंस उतने शेयर्स पे। एप्लीकेशन मनी से एप्लीकेशन अमाउंट कैलकुलेट किया, अलॉटमेंट मनी से अलॉटमेंट मनी कैलकुलेट किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट कैलकुलेट किया। एप्लीकेशन मनी हमेशा रिसीव्ड पे एंट्री रिकॉर्ड की, ट्रांसफर टू कैपिटल। एप्लीकेशन ऑनवर्ड्स अलॉटमेंट रिसीवेबल रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीवेबल रिसीव्ड। विद द हेल्प ऑफ दिस 6 एंट्रीज बनाई बैलेंस शीट। जो अकाउंट टैली है बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे, जो अकाउंट बैलेंस है बैलेंस शीट में जाएंगे। डेबिट बैलेंस असेट में, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में। बैलेंस शीट का कंपनी का क्या फॉर्मेट होता है वो मैं लाइव में आपके साथ डिस्कस करूंगी और हम फिर उसके बाद कल से देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो आ जाओ लाइव में और डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। थैंक यू।